हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके नोट सेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एक क्लास पहले अपलोड कर दी है। ये सेकेंड क्लास है, तो इसके अंदर हम कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, लाइव चैट में कमेंट करना है। और जब वीडियो खत्म हो जाए तो आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कमेंट करके, जब वीडियो सारा खत्म हो जाए उसके बाद में। तब तक आपको कमेंट करते रहना है और आंसर बताते रहना है, पार्टिसिपेट करना है। कुछ डाउट हो तो आपको पूछना है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपके लिए वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम से आती रहेगी। और साथ में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, शार्प मेटल शुड बी डिस्पोज्ड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी तक जो BMW से अपडेटेड नहीं है, बहुत ही पुराना मैटर आप पढ़ रहे हो। तो BMW बार बार ये अपडेट होती रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो शार्प मेटल किस में डिस्पोज करना चाहिए? पहला ऑप्शन है रेड बैग में, दूसरा व्हाइट सेमी ट्रांसपेरेंट, तीसरा ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स और चौथा है येलो बैग। तो किस में जाएगा? शार्प मेटल है, किस में डिस्कार्ड करोगे? रेड बैग, व्हाइट सेमी ट्रांसपेरेंट, ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स और चौथा है येलो बैग। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर बी, व्हाइट सेमी ट्रांसपेरेंट। जो व्हाइट सेमी ट्रांसपेरेंट है वो बैग यहाँ पर होने वाला है। यानी ये जो शार्प मेटल, जैसे आपकी निडल वगैरह हो गई, निडल, ब्लेड, ये जो भी शार्प मेटल इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ बोल सकते हैं हम, डिस्पोज आइटम हैं जिनको डिस्कार्ड करना होता है, उनको एक वाइट सेमी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है वाइट सेमी ट्रांसपेरेंट, जो कि आपका प्लास्टिक का बना होता है या फिर बोल सकते हैं फाइबर का बना होता है। और ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसके अंदर दिखता है, थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं दिखता लेकिन पता चलता है कि इसके अंदर कितना जो है भर गया है जैसे। और इसको ध्यान रखना होता है, 1/3 जब ये भर जाता है तब इसको पैक करके और भेज दिया जाता है। तो ये यहाँ पर व्हाइट कलर का होता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। BMW के अंदर ये मेनली 4 ही इंक्लूड किए हैं, 4 इंक्लूड होते हैं, जिसमें सबसे पहले येलो और फिर रेड और फिर ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स और फिर बाद में है व्हाइट सेमी ट्रांसपेरेंट। ये BMW के हैं। ये देख सकते हैं नीचे एक ब्लू है, एक ब्लू है नॉर्मल और एक है ग्रीन। जो ब्लू और ग्रीन है ये जनरल वेस्ट है, ये आपकी जनरल वेस्ट है। BMW के अंदर ये नहीं आते हैं, ये आपकी जनरल वेस्ट है। जो कि ब्लू आपकी सूखे कचरे के लिए है और जो ग्रीन है आपका गीले कचरे के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BMW की बात करें तो यहाँ पर रेड, जो येलो, रेड और ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स और व्हाइट सेमी ट्रांसपेरेंट, ये मेनली 4 यूज होते हैं। जिसके अंदर येलो के अंदर हम बात कर सकते हैं कि ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोडक्ट या फिर बोल सकते हैं वेस्ट आ जाएगा, जैसे आपकी ड्रेसिंग हो गई और कोई भी कॉटन स्वाब जिसमें ब्लड लगा हो या फिर कुछ भी ब्लड से रिलेटेड, और ये भी बॉडी पार्ट हो गया, ये सब येलो के अंदर आ जाएंगे। और ये हमेशा इंसिनरेशन ही होता है इनका, ये इनका कुछ नहीं करना होता, इनका ट्रीटमेंट करके इंसिनरेशन होता है। फिर रेड पे आ जाता है। रेड में आता है आपका प्लास्टिक, जितना भी प्लास्टिक मटेरियल है वो प्लास्टिक वाला मटेरियल रेड में आ जाएगा। जैसे आपके IV लाइन हो गई, बोटल्स हो गई प्लास्टिक की, कुछ भी और भी प्लास्टिक का, जैसे ग्लव्स हो गए और प्लास्टिक एप्रोन हो गया, ये सब इसके अंदर रेड में जाएंगे। और जो रेड में जाएगा वो रिसाइकल होगा हमेशा। ध्यान रखना, जो येलो वाला है कभी भी रिसाइकल नहीं होगा और रेड वाला हमेशा रिसाइकल होता है, मतलब ये वापस यूज में आएगा एज ए प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम यूज करेंगे कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर हम आते हैं ब्लू पे। ब्लू है जो कार्डबोर्ड बॉक्स का रहने वाला है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं इसका ब्लू कलर रहने वाला है और कार्डबोर्ड बॉक्स का रहेगा। इसके अंदर हम जितने भी एम्पुल्स हैं और वायल्स हैं, ग्लास के जितने भी हैं डिस्कार्डेड आइटम है, वो सारे हम इसके अंदर डालेंगे। ये भी आपका नॉन पंक्चर होता है। और फिर आता है व्हाइट। व्हाइट के अंदर आपकी जितने भी शार्प मटेरियल है मेटल के, वो सारे आएंगे, जैसे निडल और ब्लेड ये आएंगे। और ये नॉन पंक्चर होता है, यानी इसको कोई भी ब्लेड, कोई भी शार्प मेटल इसको भेज नहीं सकते, यानी इसको तोड़फोड़ इसके साथ में कुछ नहीं कर सकता।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 चीजें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, सीधा क्लियर आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच सिस्टम ऑफ बॉडी गेट इन्फेक्टेड इन रेबीज। रेबीज के अंदर कौन सा सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। पहला ऑप्शन है कार्डियोवास्कुलर, दूसरा है सीएनएस, तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम और चौथा है जीआई सिस्टम। तो कौन सा होता है, कमेंट करके बता सकते हैं। रेबीज के अंदर कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है, कार्डियोवास्कुलर, सीएनएस, रेस्पिरेटरी या फिर जीआई सिस्टम। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर यहां पर होने वाला है सीएनएस, यानी आपका सीएनएस है वो रेबीज में इन्फेक्ट होता है। और साथ में आपको इसके अंदर नेग्री बॉडीज भी देखने को मिलती हैं, वो सिर्फ रेबीज में देखने को मिलती हैं। और रेबीज वैक्सीन लगती है जिसकी मोस्टली 2 डोज आजकल लगती हैं, जो 0 डेज और 7 डेज पे लगती है। और कुछ कंडीशन में फिर बूस्टर डोज भी लगती है जो कि विदिन 3 ईयर के अंदर लगाते हैं, विदिन 3 ईयर। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूट्रस इज पाल्पेबल अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस एट। जो यूट्रस है प्रेगनेंसी में, जो यूट्रस है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से कितने टाइम बाद पाल्पेबल होगा। पहला ऑप्शन है 14 वीक, दूसरा है 8 वीक, तीसरा है 10th वीक और चौथा है 12th वीक। तो क्या आएगा राइट आंसर, बहुत बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो यूट्रस कब पाल्पेबल होता है, अबोव सिम्फाइसिस प्यूबिस। चलिए चलते हैं। तो राइट आंसर इज 12 वीक। 12 वीक के बाद में जो आपका यूट्रस है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर आपको फील होगा, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबसे ऊपर हाईएस्ट बात करें तो 36 वीक पे होगा। 36 वीक पे आपका जिपोइड प्रोसेस तक आपका यूट्रस जो है वो पाल्पेबल रहेगा। फिर बाद में जब 40 वीक आएगी तो वो डिसेंट हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। यानी हम टॉप लेवल की बात करें तो 36 वीक पे सबसे हाइट रहेगी ज्यादा और फिर 40 वीक पे वापस नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेबी है वो डिसेंड होता है, हेड है वो एंगेज हो जाता है, उसकी वजह से जो हाइट है वो यूट्रस की कम हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन ए पेशेंट मेक अप स्टोरीज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ मेमोरी इट इज नोन एज। जब कोई क्लाइंट स्टोरी बनाता है और कोई भी स्टोरी बनाता है अपनी खाली स्पेस को भरने के लिए, तो उसको आप क्या बोलोगे। पहला ऑप्शन है लाइंग, दूसरा है डिनाइंग, तीसरा है रेशनलाइजिंग, चौथा है कंफबुलेशन। तो क्या आएगा राइट आंसर, व्हेन ए क्लाइंट मेकअप स्टोरीज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ मेमोरी इट इज नोन एज। यानी कुछ बता रहा होता है वो भूल जाता है और उस भूले हुए के बीच में वो कुछ भी अपनी स्टोरी डाल देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइंग, डिनाइंग, रेशनलाइजिंग या फिर कंफबुलेशन। तो राइट आंसर इज कंफबुलेशन। कंफबुलेशन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है। पहला ऑप्शन है एलिजा, दूसरा है CD4 काउंट और तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और चौथा है VDRL टेस्ट। तो क्या होगा राइट आंसर, बता सकते हैं आप कमेंट करके। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है वो एड्स का कंफर्मेटरी होता है, वो एड्स का कंफर्मेटरी। एलिजा है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, एलिजा मोस्टली किया जाता है, लेकिन ये क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो ये एडल्ट में रहने वाला है, क्या, वेस्टर्न ब्लॉट, एडल्ट के अंदर। अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो आपका P24 एंटीजन आपका चिल्ड्रन में कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट रहने वाला है एड्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर व्हाइल गिविंग ECT। ECT देते टाइम जो हमें वोल्टेज की जरूरत पड़ती है सीजर प्रोड्यूस करने के लिए वो कितने रहते हैं। पहला ऑप्शन है 180 to 220 वोल्ट्स, दूसरा है 40 to 70 वोल्ट्स, तीसरा है 150 to 180 वोल्ट्स और चौथा है 70 to 150 वोल्ट्स। तो कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ती है ECT देते टाइम हमें सीजर प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं जो सीजर प्रोड्यूस करते हैं ECT में उसके लिए कितने वोल्टेज करंट की जरूरत पड़ती है। 180 to 220, 40 to 70, 160 to 180 एंड 70 to 150। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, चलिए आंसर की तरफ चलते हैं।
तो राइट आंसर है यहाँ पर 70 to 150 वोल्ट्स, यानी 70 से 150 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। और एवरेज की बात करें तो 90 to 150 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। एवरेज बात करें, हम एक एवरेज की बात करें तो 110 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, 110 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। करंट है जो आपका 0.1 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक दिया जाता है, और इसकी एवरेज की बात करें तो आपका 0.6 सेकेंड जो एवरेज करंट दिया जाता है। मोस्ट क्लाइंट है उनको 6 से 12 ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, 12 ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, 6 से 12। और टाइप्स की बात करें, ईसीटी के टाइप्स की बात करें तो एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर हम बिना मेडिकेशन के ईसीटी देते हैं और इनडायरेक्ट में हम मेडिकेशन यूज करते हैं। तो इसमें यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब है यहाँ पर कोई मेडिकेशन हम यूज नहीं करेंगे, और इनडायरेक्ट में हम मेडिकेशन यूज करते हैं। और फिर दूसरा एक और टाइप है, वो है आपका बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल, जो बाइलेटरल है वो आपका, बाइलेटरल में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों टेम्पोरल लोब पे लगाते हैं, और यूनिलेटरल में एक टेम्पोरल लोब पे लगाते हैं। यानी एक पे लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बनता है कि कहाँ लगाएंगे सर, एक आपने बाइल बोल दिया तो दोनों तरफ लगा दिया, एक बोल दिया तो कहाँ लगाएंगे, वो भी हम टेम्पोरल रीजन पे लगाएंगे। अब टेम्पोरल रीजन में कहाँ लगाएंगे, तो टेम्पोरल रीजन में नॉन डोमिनेट साइड है, यानी अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंडेड है तो उसके राइट टेम्पोरल पे लगाएंगे, तो उसके राइट टेम्पोरल पे, यानी नॉन डोमिनेंट साइड में हम लगाते हैं। नॉन डोमिनेंट जो साइड होती है उधर हम जो है लोब, जो ये हम इलेक्ट्रोड जो होते हैं ईसीटी के वो प्लेस करते हैं। तो ये टेम्पोरल रीजन पे करते हैं। तो बाइलेटरल और यूनिलेटरल का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम वीक में बात करें तो 2 से 3 टाइम्स हम एक वीक में ईसीटी दे सकते हैं। एक वीक में हम 2 से 3 बार हम ईसीटी दे सकते हैं। और कुछ कंडीशन में जो ईसीटी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर रहती है, वो है इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी के अंदर हम कभी भी जो है ईसीटी नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये था ईसीटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा आर। क्या है बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? पहला ऑप्शन है स्लीप डिसऑर्डर, दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर, तीसरा है नर्वस डिसऑर्डर, चौथा है नन ऑफ दीज। तो क्या है बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर इज ईटिंग डिसऑर्डर। जो बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो ईटिंग डिसऑर्डर है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक है बुलिमिया नर्वोसा। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो खाना खाएगा ही नहीं, पेशेंट रिफ्यूजेस, ऑलवेज रिफ्यूजेस, ड्यू टू फियर ऑफ वेट गेनिंग। मतलब उसको लगेगा कि मैं खा लूंगा कुछ तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। ये मोस्टली जो टीनेज की लड़कियां हैं उनमें देखने को मिलता है। उनका सोचना है कि कुछ खा लेंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा, और इस वजह से वो खाना नहीं खाती हैं। तो यहाँ पर सीवियर वेट लॉस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर खाना खाते ही नहीं है। और फिर एक आता है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि बिंज ईटिंग होती है, यानी पेट भर के खा लेते हैं। पहले तो ठूस के खाते हैं, फिर उनको लगता है कि मैंने ज्यादा खा लिया, फिर वो प्रोड्यूस करते हैं, वोमिटिंग प्रोड्यूस करते हैं और सारा खाना फिर वापस निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों में फर्क होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉरगेटिंग बिहेवियर बिंज जो आपको बुलिमिया नर्वोसा में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। एपिडेमियोलॉजी क्या है? पहला ऑप्शन है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, तीसरा है ह्यूमन पॉपुलेशन, चौथा है रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स।
तो क्या है एपिडेमियोलॉजी? क्या है एपिडेमियोलॉजी? डिजास्टर प्रिपेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, ह्यूमन पॉपुलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज को हम एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड आर सिक्रेटेड बाय। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन है वो कहां से सिक्रेट होते हैं? पहला ऑप्शन है गोनेड्स, दूसरा है पेनक्रियास, तीसरा है एड्रिनल ग्लैंड और चौथा है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो कहां से होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन? गोनेड्स, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। तो क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होने वाला है हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो आपकी सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है। किडनी के ऊपर पाई जाती है इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड या फिर सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें 3 तरह की सेल होती हैं, तो उनको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं जी, एफ और आर, जिससे है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलाटा। फिर इनसे हार्मोन निकलते हैं आपके एम जी एस, यहाँ पर मिनरलोकोर्टिकोइड, यहाँ पर ग्लूकोकोर्टिकोइड और यहाँ पर सेक्स हार्मोन और मोस्टली कौन सा, एंड्रोजन। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके 2 पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड बोलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें 3 तरह की सेल पाई जाती है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलाटा। और जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उससे मिनरलोकोर्टिकोइड निकलता है, जोना फेसिकुलाटा है उससे ग्लूकोकोर्टिकोइड निकलता है और जोना रेटिकुलाटा से सेक्स हार्मोन मेनली एंड्रोजन। फिर एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं तो वहां से जो मोस्टली हार्मोन निकलता है वो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और नॉन एड्रेनलिन को नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। जो नॉन एड्रेनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन है वो आपका जनरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। और एक और हार्मोन निकलता है डोपामाइन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है, वो आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन नॉट बी यूज्ड इन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। बीपी बढ़ी हुई है, इंक्रीज बीपी के मैनेजमेंट के लिए हम कौन सी मेडिकेशन है वो यूज नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन है निफिडिपिन, दूसरा है डोपामाइन, तीसरा है प्रोपेनोलोल, चौथा है रेजरपाइन। द फोर्थ ऑप्शन इज रेजरपाइन। तो कौन सी मेडिकेशन है वो हम हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में नहीं काम में लेंगे? निफिडिपिन, डोपामाइन, प्रोपेनोलोल, रेजरपाइन। तो क्या आएगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज डोपामाइन। देखिए निफिडिपिन आपकी काम में ली जाती है हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में, प्रोपेनोलोल ली जाती है और रेजरपाइन ली जाती है। डोपामाइन है वो आपकी जब बीपी कम होती है, लो बीपी में ये यूज की जाती है, हाइपोटेंशन में यूज की जाती है, लो बीपी में ये यूज की जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एन इंसिजन मेड इनटू पेरिनियम टू एनलार्ज द वेजाइनल आउटलेट ड्यूरिंग डिलीवरी इज। एक इंसिजन जो कि पेरिनियम में लगाया जाता है वेजाइनल आउटलेट को एनलार्ज करने के लिए और ड्यूरिंग डिलीवरी, क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है एमनियोटोमी, दूसरा एपिजियोटोमी, तीसरा सिजेरियन, चौथा फोर्सेप्स डिलीवरी। क्या आएगा राइट आंसर? What will be the right answer? An incision made into perineum to enlarge the vaginal outlet during delivery is amniotomy, episiotomy, cesarean, forceps delivery। क्या होगा राइट आंसर? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। The right answer is episiotomy। Episiotomy is the
राइट आंसर। देखिए, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो फीटल हेड डिलीवरी होने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, फीटल हेड एनलार्ज होने की वजह से। तो हम क्या करते हैं, जो वेजाइनल आउटलेट है उसको एनलार्ज करने के लिए, देखिए ये यहाँ पर एनएस है और ये यहाँ पे आपका वेजाइनल आउटलेट है, तो यहाँ पर एक कट लगा देते हैं, यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। ये एक कट है जो आप देख सकते हैं, मीडियोलेटरल कट लगता है, एक कट ऐसे भी लगता है, लेकिन ये वाली यूज में नहीं लेते हैं, मीडियल एपिजियोटोमी यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आउटलेट यहाँ पर और ज्यादा आगे बढ़ने की वजह से फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है, वेजाइनो रेक्टल फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस वजह से हम मोस्टली जो एपिजियोटोमी यूज करते हैं वो लेटरल मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी हम यूज करते हैं। तो ये आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन द, जो प्राइमरी विजुअल एरिया है वो कहां पर सिचुएटेड होता है? पहला ऑप्शन टेम्पोरल लोब, दूसरा ऑसिपिटल लोब, तीसरा फ्रंटल लोब, चौथा पेराइटल लोब। तो क्या आएगा राइट आंसर? व्हाट विल बी द राइट आंसर? द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब या फिर पेराइटल लोब। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑसिपिटल लोब। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो ऑसिपिटल लोब है, यहाँ पर जो विजुअल एरिया होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी सबका भी आपको पता होना चाहिए, फ्रंटल में स्मेल का होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द ऑस्मोलैरिटी ऑफ 0.45% सोडियम क्लोराइड NS इज 0.45% NS की ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 154 मिलीओस्मोल पर लीटर, 278 मिलीओस्मोल पर लीटर, थर्ड ऑप्शन इज 308 मिलीओस्मोल पर लीटर, फोर्थ ऑप्शन इज 512 मिलीओस्मोल पर लीटर। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर विल बी 154 मिलीओस्मोल पर लीटर। दोस्तों, जो आपकी NS होता है 0.9%, जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं, और आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। आइसोटोनिक का मतलब है इसकी जो ओस्मोलैरिटी है, ये ओस्मोलैरिटी है, ये आपकी बॉडी की ओस्मोलैरिटी के बराबर होती है, बॉडी के ओस्मोलैरिटी के बराबर होती है, जो कि होती है 275 से लेके 325 मिली ओस्मोल पर लीटर। ये आपकी नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है बॉडी की। तो इसके बीच में जितने भी फ्लूइड होंगे वो सारे होंगे आइसोटोनिक। तो NS 0.9% है वो आइसोटोनिक है, जिसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 308 मिली ओस्मोल पर लीटर, जो कि ये है। और ये हाफ NS है, हाफ NS है, तो इसकी 154 मिली ओस्मोल पर लीटर यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर होने वाली है। और नॉर्मल 0.9% की बात करें तो 308 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है, जो कि आपकी बॉडी की ओस्मोलैरिटी के विद इन रेंज में होती है 275 टू 325 मिली ओस्मोल पर लीटर। और ये ब्लड की होती है ओस्मोलैरिटी, ये किसकी होती है? ब्लड की होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द साइन ऑफ ट्रू लेबर। ट्रू लेबर का क्या साइन है? पहला ऑप्शन है म्यूकस प्लग इन एक्सपेल फ्रॉम सर्विक्स, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर, तीसरा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, चौथा है फीटस ड्रॉप्स इनटू ब्रिम ऑफ पेल्विस। तो क्या आएगा राइट आंसर? कौन सा साइन ट्रू लेबर का है? म्यूकस प्लग इन एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विक्स, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव, फीटस ड्रॉप्स इनटू ब्रिम ऑफ पेल्विस। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव। इसके साथ में जो सर्विक्स डायलेशन एंड इफेसमेंट भी देखा जाता है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is ideal contraceptive for patient with heart disease? एक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, उसके लिए कौन सा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा? पहला ऑप्शन है IUCD, दूसरा डेपो प्रोवेरा, तीसरा ई पिल और चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो क्या आएगा राइट आंसर? व्हाट विल बी द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर हार्ट डिजीज पेशेंट? राइट आंसर इज IUCD। IUCD में भी कोई पूछे तो नॉन मेडिकेटेड,
बिना मेडिकेशन वाला जो IUCD है वो आइडियल माना जाता है फॉर हार्ट डिजीज पेशेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टेरॉइड सिंथेसिस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्टेरॉइड का सिंथेसिस किससे होता है? पहला ऑप्शन है पेरोक्सिसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियन, तीसरा है गोल्गी एपरेटस, चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किससे होता है स्टेरॉइड का सिंथेसिस? किससे होता है? पहला ऑप्शन है पेरोक्सिसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियन, तीसरा गोल्गी एपरेटस, चौथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइट आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER से होता है। ER में एक जो सरफेस होती है वो रफ होती है, एक होती है स्मूथ। रफ से आप में जो राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। जो स्मूथ होती है वहां पर लिपिड एंड आपका स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है। स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना इज सीन इन। स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना के अंदर किस में देखे जाते हैं? पहला ऑप्शन है कैंडिडा, दूसरा है ट्राइकोमोनास, तीसरा है CMV, चौथा है हार्पिक्स सिंप्लेक्स वायरस। किस में देखने को मिलेगा स्ट्रॉबेरी स्पॉट इन वेजाइना? कब देखने को मिलता है? कैंडिडा, ट्राइकोमोनास, CMV, हार्पिक्स सिंप्लेक्स। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस जो कि पैरासाइट की वजह से होता है और ये मोस्ट कॉमन वेजाइनाइटिस होता है फीमेल के अंदर, जिसमें ग्रीन येलो डिस्चार्ज देखने को मिलता है और स्ट्रॉबेरी स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस यानी पैरासाइट की वजह से होता है और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा जो वेजाइनाइटिस है, ये वेजाइनाइटिस के टाइप्स है मैं जो बता रहा हूँ इस पिक्चर में। तो सेकंड टाइप है मोनिलियल वेजाइनाइटिस। मोनिलियल वेजाइनाइटिस है जो कि फंगस की वजह से होता है। जो फंगस है मोस्ट कॉमन जो कैंडिडा अल्बिगेंस, कैंडिडा ट्रोपिकेंस और कैंडिडा गालब्राटा, जिसमें कैंडिडा अल्बिगेंस मोस्टली पाया जाता है। मोस्ट कॉमन वेजाइनाइटिस होता है प्रेगनेंसी के अंदर और इसके अंदर थिक कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और तीसरा जो वेजाइनाइटिस है वो है आपका क्लामाइडियल वेजाइनाइटिस जो कि बैक्टीरियल की वजह से होता है। और क्लामाइडियल ट्रेकोमोटिस इसमें बैक्टीरियल एजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें लुकोरिया देखने को मिलता है, डार्क ब्राउन डिस्चार्ज देखने को मिलता है जो कि ऑफेंसिव और प्यूरुलेंट होता है। फिर एक टाइप है वो है एट्रोपिक जो वेजाइनाइटिस जो कि एज रिलेटेड होता है और एस्ट्रोजन की कमी से देखने को मिलता है। मोस्टली जो है वो ओल्ड एज में यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर। जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वो कौन सी ईयर में अमेंडेड हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1987, दूसरा है 1986 और तीसरा है 1985, चौथा है 1984। तो राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज 1987। 1987 के अंदर जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वो अमेंडमेंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which of the following women should be considered as the special target for family planning। कौन से वोमेन्स हैं जो आपकी स्पेशल टारगेट होती है फैमिली प्लानिंग के लिए? पहला ऑप्शन है those who have 2 children or more, दूसरा those with medical condition example anemia, तीसरा ऑप्शन है those younger than 20 year and older than 35 year और चौथा है those who just had a delivery within the past 15 days। तो क्या आएगा? कौन सी मोमेंट्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगी स्पेशल टारगेट फॉर फैमिली प्लानिंग? those who have 2 children or more, those with medical condition example anemia, those younger than 20 year and older than 35 year, those who had a delivery within the past 15 days। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर होने वाला है those who have 2 children or more, यानी उनको टारगेट करने चाहिए जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं ताकि और जनसंख्या ना बढ़े। वैसे ही इंडिया अभी चाइना को भी फेल करके रैंक ले आया, अपनी टॉप रैंक ले आया। तो इसके अंदर जो फैमिली प्लानिंग के अंदर है वो आपकी
जो वो फीमेल्स इंक्लूड होगी जिनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट, और आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो है मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। मॉर्निंग सिकनेस अर्ली प्रेगनेंसी में किसकी वजह से होती है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज एचसीजी हार्मोन, दूसरा है इंक्रीज एसिडिटी, तीसरा है इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल और चौथा है इमोशनल फैक्टर। तो किसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के अंदर? पहला ऑप्शन इंक्रीज एचसीजी हार्मोन, दूसरा इंक्रीज एसिडिटी, तीसरा इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल, चौथा इमोशनल फैक्टर। तो राइट आंसर इज इंक्रीज एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन है उसमें जो इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर आपको मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है, जो कि स्टार्ट होती है 4 से 6 वीक पे स्टार्ट होती है और उसका पीक लेवल है वो 8 से 11 वीक का रहता है और सबसाइड हो जाती है वो 12 से 16 वीक पे, मोस्टली 12 वीक पे सबसाइड हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपका स्कोर कितना है वो भी आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।